तो यहाँ पर आज प्रमुख जनजातियाँ जो आपको पढ़ना है, ये कहाँ की पढ़ना है? उत्तराखंड की पढ़ना है। ठीक है, उत्तराखंड में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि मौलिक तौर पर वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जनजातियाँ दो कैटेगरी की हो सकती हैं, मूलतः पाई जाती हैं या कहीं से जाके शिफ्ट होकर के जो है वहाँ पर बसे हैं। तो यहाँ पर मौलिक तौर पे जो जनजातियाँ डेवलप हुई हैं, बहुत प्राचीन समय से पाई जा रही हैं, उन जनजातियों के बारे में पढ़ना है। उनके कल्चर से रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है भोटिया। भोटिया जनजाति। ठीक है, तो भोटिया जनजाति के बारे में क्या खास बात है? ठीक है, तिब्बत नेपाल सीमा से जो लगा भूभाग है, ठीक है, तिब्बत नेपाल सीमा, ठीक है, तिब्बत नेपाल सीमा जो है आपकी, इससे सटा हुआ जो भूभाग है उसको, ठीक है, भोट कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ जो भूभाग है भोट कहा जाता है। उसी आधार पर, ठीक है, उसी आधार पर इन जनजातियों का, इस जनजाति का नाम भोटिया पड़ा। ठीक है, भोटिया पड़ा। ठीक, इसका मतलब ये है कि सीमा के आसपास के क्षेत्र में ये पाए जा रहे हैं। तिब्बत नेपाल सीमा से लेकर के तिब्बत की सीमा की ओर जो हैं क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम भी हैं, इस भोटिया के अन्य नाम। ठीक है, तो हो सकता है कि अन्य नाम लिख करके पूछ लिया जाए कि ये किस जनजाति को पुकारा जाता है इस नाम से भी। जाड़, ठीक है, जाड़। और एक खास बात है इनके अन्य नामों में कि स्थान विशेष में बुलाया जाता है। ठीक है, स्थान विशेष में। ये गंगा घाटी उत्तरकाशी में, गंगा घाटी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला जो है उसकी गंगा घाटी में इनको जाड़ नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, मारच्छा, मारच्छा ये बुलाया जाता है चमोली में। ठीक है, मारच्छा बुलाया जाता है चमोली में। जोहरी या सौका, जोहरी या सौका, ठीक है, ये बुलाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में बुलाया जाता है। तो तीन अन्य नाम भी हो गए भोटिया के। ठीक है, तीन अन्य नाम भी हो गए। ठीक, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, नाम से रिलेट करके भी पूछ सकता है भोटिया को। और ये इस नाम की जनजातियां, भोटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इनका परिधान चुंग या चुकुल कहा जाता है, यानी जो पहनावा है, परिधान है, ठीक है, या पहनावा है, चुंग या चुकुल कहा जाता है। ये भी प्रश्न है कि चुंग या चुकुल किसका पहनावा है, किस जनजाति का पहनावा है? आप बताइए, भोटिया जनजाति का पहनावा है। ठीक है, व्यवसाय इनका भेड़ बकरी पालन है। व्यवसाय, भेड़ बकरी पालन करते हैं। और साथ ही साथ कालीन बुनाई, तो आप जानते हैं इनसे ऊन मिलता है, कालीन भी बुना जा सकता है। और कालीन, ठीक है, ये इनका व्यवसाय है। ठीक, हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, तो कोई अपवादित स्थिति नहीं है, इसलिए उसको जानना जरूरी नहीं है। एक विशेष बात है, एक विशेष क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मैं तो साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, आप अलग करके भी उसको लिख सकते हैं। जैसे किन जनजातियों में एक पत्नी प्रथा पाई जाती है,
किन जातियों में बहुपत्नीत्व प्रथा पाई जाती है, तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इनकी खासियत है एक पत्नी प्रथा, ये एक पत्नी प्रथा का पालन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही विवाह को मान्यता इनकी जनजाति में दी जाती है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गए, ये इम्पॉर्टेंट थी। दूसरी जो जनजाति है वो भी इम्पॉर्टेंट, दूसरी जनजाति, दूसरी है राजी। राजी या वनरावत, ठीक है, राजी या वनरावत इनको कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। एक राजा किरात थे, ठीक है, किरातार्जुनियम वाले राजा किरात थे, ठीक है, यानी कि महाभारत काल के इनके वंशज माने जाते हैं, ठीक है। ये जो राजी या वनरावत जनजाति है राजा किरात के वंशज माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पहले ये वनों और गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब वनों गुफाओं से निकलकर, इसमें दोनों बातें आ जाएंगी कि पहले रहते थे तभी तो निकल कर के आगे आए, निकलकर खेती का कार्य करने लगे हैं, ठीक है, निकलकर खेती का कार्य करने लगे हैं। यानी कि इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वनों और गुफाओं में निवास करती थी। सामान्य तौर पर सामान्य निवास स्थान इनका गुफाएं ही थीं, झोपड़ी बना के नहीं रहते थे। तो आप राजा, राजी या वनरावत चुन सकते हैं, ठीक है। इनका उपासक हैं बाघनाथ के, ठीक है, बाघनाथ इनकी उपासना करते हैं, यानी पूजा में इनके देवता बाघनाथ हैं, ठीक है। और इनका जो त्योहार है कर्क संक्रांति, ठीक है, कोई इनका प्रमुख त्योहार होता है, ठीक, कर्क संक्रांति को इनका प्रमुख त्योहार होता है, ठीक है। इनकी भाषा मुंडा है, ठीक है, मुंडा इनकी क्या है, भाषा है, ठीक है, मुंडा इनकी भाषा है। और साथ में प्लस कुमायूनी, कुमायूनी भी ये बोल लेते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनकी मूल भाषा मुंडा है, लेकिन कुमायूनी भी बोल लेते हैं, इस बात को आप जाने रहिए। इतनी बातें राजी या वनरावत जनजाति की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अगली जनजाति है बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति, इनकी क्या खास बात है, ठीक है, इनकी क्या खास बात है, ठीक। यहाँ पर देवी, वन देवी हिडिंबा की पूजा करते हैं, वन देवी हिडंबा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, की पूजा, ठीक है। बोक्सा जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट बात बनी वन देवी हिडंबा की पूजा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है, इस जनजाति में, ठीक। काशीपुर का चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है, ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है। चामुंडा देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है, काशीपुर में स्थित है, ये इनका प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक है। चामुंडा देवी मंदिर काशीपुर का जो है बोक्सा जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थान है और देवी हिडंबा की पूजा करते हैं। बहुपत्नीत्व प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। और बस इतनी बातें, ठीक है। स्थान में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कई जिलों में सभी जनजातियाँ व्यापक हैं,
तो ओवरलैप होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए स्थान पर विशेष फोकस नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट आपका थारू जनजाति। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थारू जनजाति। ठीक है, ये भी पूरे लगभग उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत क्या है? एक विशेष खासियत है, इनका जो मातृपक्ष है इसे राजपूत माना जाता है। ठीक है, मातृपक्ष को राजपूत माना जाता है और पितृपक्ष भील माना जाता है। भील जनजाति आप जानते हैं मध्य भारत की प्रमुख जनजातियों में से है। ठीक है, मातृपक्ष राजपूत, पितृपक्ष भील माना जाता है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से इनकी इस जनजाति का अस्तित्व आया। और कुछ लोग मंगोल, ठीक है, मंगोलों का भी वंशज मानते हैं इनको। मंगोल से जोड़ करके भी बताते हैं कि थारू जनजाति मंगोलों से जुड़ी हुई है, इनकी उत्पत्ति मंगोलिया या मंगोलों से मिला करके देखी जाती है। शारीरिक बनावट आदि के आधार पर ऐसी बात कही जाती है। यानी कि इनके 3 उत्तर हो गए थारू जनजाति के डेवलपमेंट के। पितृपक्ष राजपूत पक्ष से आया, मातृपक्ष पितृपक्ष भील जनजाति से आया, और कुछ लोगों का मानना है कि ये मंगोलों से जुड़ी हुई जनजाति है। ठीक है, मंगोल से तो पूर्व मध्य काल में आप जानते हैं मंगोल भारत की ओर आक्रमण किए थे। ठीक है, अगली बात इनकी इंपॉर्टेंट है, इनके घरों में मंदिर होता है। ठीक है, लगभग सभी घरों में ये मतलब अपने घरों में मंदिर की स्थापना करते हैं, मंदिर पाया जाता है। ठीक है, ये देवी देवताओं और प्रेतात्माओं की भी पूजा करते हैं। तो देवी देवता तो कॉमन है, प्रेतात्मा की भी पूजा, प्रेतात्माओं की भी पूजा किस जनजाति में की जाती है? थारू जनजाति में की जाती है। ऐसा प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, थारू जनजाति में। ठीक, अब प्रेतात्मा जैसी कुछ बात हो गई। ठीक है, तो यहीं से जोड़ करके याद रखिएगा काली देवी भैरव, काली देवी और भैरव विशेष पूजनीय हैं। ठीक है, काली देवी और भैरव, ठीक है, की भी पूजा। ठीक है, ये पूर्वी हिस्से में, भारत के पूर्वी हिस्से में डेवलप होने वाले ब्रांचेज हैं। ठीक है, पूर्वी हिस्से में। ठीक, इसके बाद इनके यहाँ एक विशेष बात है, चावल से बनाई गई जाड़, चावल से बनाई गई जाड़ यानी कि शराब, यह प्रचलित है। ठीक है, चावल से बनाई गई जाड़ या शराब ये सेवन करते हैं, प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है और साथ में एक स्पेशल व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? थारू जनजाति में पाई जाती है। इसको आपको याद रखना रहेगा, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक, यानी कि ये शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे भारत का इतिहास देखें तो प्राचीन काल में जब हड़प्पा सभ्यता में जाएंगे, ठीक है, वैदिक सभ्यता में जाएंगे,
तो वहाँ पर भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की। ठीक है, तो उन बातों को याद रखे रहिएगा। ठीक, ये थारू जनजाति से रिलेटेड बातें थीं। अगली जनजाति है, ठीक है, जौनसारी जनजाति। अब देखिए ये सब यूपी में भी पाई जाती हैं, ठीक, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड पढ़ना है तो उसके हिसाब से जानिए। जौनसारी जनजाति, ठीक है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह। ठीक है, जौनसारी जनजाति कैसी जनजाति है? सबसे बड़ी जनजातीय समूह के रूप में पाई जाती है। यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है, किस जनजाति का है? जौनसारी जनजाति का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और विशेष इनका स्थान देहरादून है। ठीक है, इनकी क्या खासियत है? इनकी भी कुछ खासियत है, स्पेशल खासियत है। ये किसके वंशज हैं? पांडवों को जानते हैं? पांडवों के वंशज माने जाते हैं। ठीक, जौनसारी जनजाति स्वयं को किसके वंशज के रूप में स्थापित करते हैं? पांडवों के वंशज के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक, कौरवों के वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन पांडवों वाले मिल गए। ठीक है, इनके एक स्पेशल देवता हैं महासु देवता। महासु देवता, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, और ये शिव का प्रतिरूप है। ठीक है, महासु देवता किसके प्रतिरूप हैं? शिव के प्रतिरूप हैं। इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। इनमें में भी बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ यहां पर दो बातें हैं। बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ बहुपति प्रथा भी पाई जाती है। यानी कि ये स्पेशल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बहुपतित्व की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल शब्द इनके साथ और जुड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये महासु देवता इंपॉर्टेंट हो गया, पांडवों के वंशज इंपॉर्टेंट हो गए, सबसे बड़ा जो है जनजातीय समूह है ये इंपॉर्टेंट हो गए, बहुपति व्यवस्था पाया जाना एक स्पेशल बात है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, खुमरी शब्द इनके साथ यूज होता है। खुमरी, अब ये खुमरी शब्द क्या है, इसका अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, तो इनकी पंचायतें होती हैं, पंचायतों का नाम है। ठीक है, जैसे खाप पंचायत आदि आपने सुना होगा, तो ये जाति पंचायतें होती हैं। तो जौनसारी जनजाति की अपनी स्वयं की जो पंचायत होती है उसे खुमरी नाम दिया गया है। खुमरी पंचायतों का इनके नाम है। बहुत सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सौका जनजाति। ठीक है, सौका पढ़े थे, ठीक है, बुलाया जाता है। ठीक है, सौका, ठीक, तो आप जान ही रहे हैं कि सौका किसी का नाम था भोटिया का, उसी में कुछ स्पेशल सौका भी हैं। ठीक है, तो सौका जनजाति पढ़ लिए हैं, इसलिए रहने दीजिए, सेम टू सेम बातें हैं, इसलिए रहने दीजिए, सौका जनजाति की आवश्यकता नहीं है। माही गिर एक और जनजाति है, माही गिर। ठीक है, बहुत बड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, तमाम चीज़ें ये भी आप मान सकते हैं, इसमें अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो ये महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनकी कुछ विशेषता अगर जाननी है तो ये जानिए, ये मछुआरे हैं। मछुआरा जनजाति है, माहीगीर जनजाति। ठीक है, यानी कि ये मछली पकड़ना इनका विशेष प्रोफेशन है। साथ में
एक स्पेशल बात इनके साथ भी जुड़ी हुई है, क्या? इस्लाम धर्म। इन्होंने क्या किस धर्म का अनुपालन कर रखा है? किसका अनुपालन करते हैं? इस्लाम धर्म का अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। इस्लाम धर्म से जुड़ी जनजाति कौन सी है? माहीगीर है, मछुआरे हैं, और ये महाभारत काल से ही इनके अस्तित्व का पता चलता है। ठीक है, महाभारत काल से जोड़ करके जाने रही। ठीक, इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जो डायरेक्टली लगातार पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी कोई जनजाति किसी विशेष फॉर्मेट में पूछी जा सकती है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम उनको करेंगे, लेकिन जिनके बारे में जानना था वो इतनी जनजातियां हैं। ठीक, क्लियर है? अगला टॉपिक है आपका इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बेसिक इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं और बाकी चीज़ें प्रश्नों के हिसाब से हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई और इससे संबंधित परियोजनाएं हैं। ठीक है, यहाँ की खासियत है, उत्तराखंड की खासियत है कि पानी पर्याप्त है। ठीक है, पानी पर्याप्त है, लेकिन कैसी भौगोलिक स्थिति है ये आप बात जानते हैं। ठीक है, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, तमाम चीज़ें, पानी पर्याप्त होते हुए भी। ठीक है, आप बताइए, उत्तराखंड के ही पानी से पूरा भारत का मैदानी इलाका सिंचित है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ठीक है, अभी उस तरह डेवलपमेंट नहीं है। 41% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इतना ही सिंचित है। ठीक है, सिंचाई मात्र 41% कृषि योग्य भूमि की हो पाती है। ठीक है, 59% भूमि की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इतना पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी, इस बात को भी याद रखे रहिएगा। ठीक है, इस बात को भी। ठीक, अब रीजन यहाँ पर बहुत स्पष्ट है। सिंचाई के सबसे बड़े साधनों में, ठीक है, नलकूप आते हैं, ट्यूबवेल आते हैं। तो यहाँ ट्यूबवेल कैसे लगेगा आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ पर कैसे ट्यूबवेल लगाया जाए, वो भी फेल हो गया। नहरें सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख माध्यम है, तो नहरों को भी आप जानते हैं कि किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। परिणामतः नहरों का भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ठीक है, कुएं भी नहीं खोदे जा सकते उतने अच्छी तरीके से, तालाब भी उस तरीके से नहीं बड़े बड़े बनाए जा सकते। तो जो ट्रेडिशनल सिंचाई के तरीके हैं, साधन संसाधन हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, उनको नहीं यूज कर पाते हैं। परिणाम 41% ही एग्रीकल्चर लैंड की सिंचाई हो पाती है, 59% की सिंचाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से जानिए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनका सिंचाई का जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप जानते हैं कि ग्लेशियर से पिघल करके वर्षा आदि में कई छोटी छोटी धाराएं पानी की पहाड़ियों पर फिसलती हुई बहती रहती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, घाटियों में पहुंच जाएंगी, छोटी छोटी धाराएं भी बहती रहती हैं। ये पत्थर आदि से उनके रास्ते को अवरुद्ध करके अपनी ओर मोल्ड कर लेते हैं पानी का और सिंचाई कर लेते हैं। मतलब ट्रेडिशनली यही चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ छोटी धाराएं मौजूद हैं, पत्थर लगा के आसानी से मोड़ा जा सकता है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वहाँ पर मेंटेन कर लिया जाता है। तराई इलाके में सिंचाई ज़्यादा अच्छे से संभव है, तो तराई इलाके की सिंचाई भी मैक्सिमम है इस 41% में। ठीक है, मैक्सिमम इलाका तराई क्षेत्रों का ही है जहाँ पर सिंचाई आसान है। ठीक है, ये बात अपना दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए। अब यहाँ की जो सबसे फेमस प्रोजेक्ट है वो बहुचर्चित है, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना को शार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, टिहरी बांध डैम
परियोजना, ठीक है, बहुचर्चित आपका जो है क्वेश्चन है टिहरी बांध, ठीक है। इसकी लोकेशन ले लेते हैं, लोकेशन लिख लेते हैं, या इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। इसकी हाइट जो है 260 मीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, हाइट है। और एक खास बात है, वर्ल्ड हाईएस्ट है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचे बांध के रूप में टिहरी बांध को जाना जाता है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचा बांध है, ठीक। कहाँ पर स्थित है? भागीरथी तथा भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ सिचुएटेड है? भागीरथी एवं भिलंगाना नदी के संगम पर, ठीक है। तो आप जानते हैं भिलंगाना भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसी का जो संगम है, जहाँ पर आकर मिल रहे हैं दो ओर से, वहीं पर ये बांध बना करके इस परियोजना को स्थापित किया गया है, ठीक है। भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है, वहीं पर बनाया गया है। इस परियोजना का एक स्पेशल नाम भी है, इसे नेशंस विलेज कहते हैं, ठीक है। नेशंस विलेज कहते हैं, राष्ट्र का गांव कहा जाता है, ठीक है। टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव कहा जाता है, नेशंस विलेज के रूप में जाना जाता है। इंडिविजुअल, यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी जाने रहिएगा, ठीक। ये कभी कभी गंगा नदी की न्यूज आदि में चर्चा रहती है कि गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है, गंगा नदी पर टिहरी बांध पड़ा हुआ है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है कि गंगा नाम ही पड़ता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का जब संगम हो जाता है देवप्रयाग में, तब तो भागीरथी को ही दूसरा नाम भी है, प्रायवाची भी है, गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। और यही भागीरथी नदी ही गौमुख से दृश्य होकर के हमारे सामने आती है, गंगोत्री ग्लेशियर का जो पानी बह करके आ रहा है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गंगा नदी पर ही स्थित बांध है ये, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, ठीक है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दूसरी इंपॉर्टेंट परियोजना में है, ठीक। ये भी भागीरथी नदी पर है, ठीक है। ये भी भागीरथी नदी पर है, और ये किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में स्थित ये परियोजना है, ठीक। ठीक है, इसकी सेकंड इकाई भी लग रही है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये प्रस्तावित है महाकाली नदी पर, ठीक है। यह भी प्रस्तावित है कहां पर? महाकाली नदी पर, ठीक है। महाकाली नदी के बारे में आपने पढ़ लिया है, महाकाली नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। और स्थान भी पूछ सकता है, भारत नेपाल सीमा कुमाऊं, ठीक है। कुमाऊं में
भारत नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर यह प्रस्तावित परियोजना है, पंचेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, और खास बात क्या है, संयुक्त ज्वाइंट है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल का, यह बात भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट के रूप में भी आप जाने रहिएगा। ठीक, फिर है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, नाम से धोखा मत खाइएगा। ठीक है, श्रीनगर कहाँ स्थित है जो आप लोग जानते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में। किसने बसाया था? नहीं, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ढूंढ के बताइएगा। ढूंढ के बताइएगा। ढूंढ के बताइएगा। ठीक, तो श्रीनगर से धोखा ना खाइएगा। ये उत्तराखंड की परियोजना है। कहाँ पर है? अलकनंदा नदी पर है, निर्माणाधीन है, अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, अलकनंदा नदी पर, निर्माणाधीन अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्या है, पावर चैनल पूरा बनाया गया है। ठीक है, पावर चैनल बनाया हुआ है, कोटेश्वर से किलकलेश्वर तक। ठीक है, टरबाइंस लगा करके पावर चैनल बनाया गया है, वहाँ से पानी गुजार करके टरबाइंस को चलाया जाएगा, जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उतनी गहराई तक नहीं पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अलकनंदा नदी याद रखिए, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली, ये उत्तराखंड में ही है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, आप जानते हैं। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली। ठीक, ये भी उत्तराखंड की में स्थित, यहीं से जनरेट होने वाली प्रणाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन यहीं पर है। ठीक है, बनबासा नेपाल सीमा पर है। इसका स्टार्टिंग कहाँ से है? बनबासा नेपाल सीमा पर स्थित है, वहीं से इसकी स्टार्टिंग है। ये कुछ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ की मेगा परियोजनाएं हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ यूज वाली परियोजनाएं हैं, सिंचाई साथ साथ विद्युत का निर्माण। ठीक है, और इनके जरिए बहुत कुछ लाभ हो रहा है, वो भी आप जान रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक में ये हो गए, और भी क्वेश्चन में मिलेंगे तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक, क्लियर है?